हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या है? जो आप थ्योरेटिकली या क्लास में या एकेडमिक में जो ज्ञान अर्जित करते हैं किसी आर्गन या बॉडी पार्ट के बारे में, उस ज्ञान का आप क्लिनिकली कैसे यूज कर पाते हैं, वहाँ पर कैसे इनको पा जाते हैं, यही सब बताता है ये अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इसमें हम आपको बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम कहलाता है, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी में क्या खास बातें हैं। तो पहली बात यह है कि ड्यूडिनल कैप, कैप का मतलब टोपी और ड्यूडिनल का मतलब ड्यूडिनम। तो क्या ड्यूडिनम टोपी लगाता है? नहीं। इसकी जब हम वो करते हैं, रेडियोग्राफी करना चाहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज आर्गन हैं, ये रेज उनको भेद करके पार निकल जाती है, तो उनकी इमेज नहीं बन पाती है। उनकी इमेज लेने के लिए, उनका शैडो, उनका स्कीयाग्राम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेशेंट को ओरल लीड करके इसके बाद उसके इंटेस्टाइन में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। केमिकल आता है बैरियम मिल। ये बैरियम मिल जब वहाँ पहुँच जाता है तो ये ओपीसीटी पैदा करता है, और जब हम रेडियोग्राफी करते हैं इसकी, तो फिर उसकी इमेज बन जाती है। और वो कैसा बन जाती है? एक ट्रायंगुलर शैडो जैसा। ऐसा, इसी को बोलते हैं ड्यूडिनल कैप। इसको बोलते हैं ड्यूडिनल कैप। तो कुछ ऐसा ही वो स्कीयाग्राम में, यानी उसका जो रेडियोग्राफ आता है उसमें ये शो होता है, दिखने लगता है। इसी को कहते हैं ड्यूडिनल कैप। दूसरी पॉइंट जो है अप्लाइड एनाटॉमी में, वो है पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोजा इन द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको अल्सर हम बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ये दो पार्ट में होता है, एक ड्यूडिनल अल्सर और एक गैस्ट्रिक अल्सर। जैसा कि थ्योरेटिकली आपको बताया जा चुका है, अगर ये अल्सर स्टमक के अंदर है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, यदि वो ड्यूडिनम के अंदर है तो फिर वो ड्यूडिनल अल्सर है। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अल्सर के लिए बहुत कॉमन साइट है। प्राय अल्सर यहीं पर हो जाया करता है। क्यों हो जाया करता है? क्योंकि जो एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं, और उनके वजह से चूंकि एसिड वाली एरिया नज़दीक है तो यहाँ पर अल्सर होना स्वाभाविक है। इसीलिए इसको कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर हम मानते हैं। नंबर 3, स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और या नैरोइंग भी हो सकती है। तो इट में भी इन सेकेंड, कॉमनली कहाँ होती है? इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ये कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड में क्या है? ये जो सी शेप कर्व ऑफ ड्यूडिनम के कर्व में ये हेड ऑफ पेंक्रियाज दिख रहा है, इसमें जब ग्रोथ होती है तो फिर ये इस पर प्रेशर बनाता है और ये दब जाता है। तो या तो या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है। और इसका दूसरा कारण क्या बता गया? प्रेशर बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यहीं से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पास होती है, तो उसके प्रेशर से भी कभी कभी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है। और क्या बताया गया? और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम की सस्पेंसरी मसल्स होती हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनके वजह से भी इसमें स्टेनोसिस, नैरोनेस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बनते हैं। चौथा है कार्सिनोमा। जैसा कि बॉडी के किसी भी पार्ट या आर्गन में कार्सिनोमा होना संभव है, वो किसी एक ग्रुप में, किसी अंग में हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपको इसके अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बताए गए। अब हम चर्चा, अब ड्यूडिनम की कहानी यही खत्म होती है। अब हम चर्चा करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट, जिसको हम जेजुनम के नाम से जानते हैं। ये जो जेजुनम है ये मिसेंट्री के द्वारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सस्पेंडेड होता है, चिपका होता है। और ये करता क्या है?
It forms the upper 2/5 part of स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर 2/5 पार्ट बनाता है, यानी लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपको 20 फीट बताई गई, उसमें ये 2/5 हिस्सा बनाता है, यानी लगभग 8 फीट इसकी लंबाई हो जाती है। ये कहाँ से कहाँ, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ इसका एंड होता है? तो ये जो ड्यूडिनल जंक्शन जेजुनल फ्लेक्सर होता है, वहीं से बिगिन करता है। ये जेजुनल फ्लेक्सर क्या है? फ्लेक्सर मतलब मोल्ड, फोल्ड। जेजुनल का मतलब जेजुनम और ड्यूडिनल का मतलब ड्यूडिनम। जहाँ ड्यूडिनम और जेजुनम दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक फोल्ड बनता है, उसी को कहते हैं ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर। तो वहाँ से ये सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप जेजुनम के नाम से जानते हैं, ये बिगिन करता है और जाता कहाँ है? बिगिनिंग एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ इलियम। जो इसका थर्ड पार्ट इलियम होता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वहीं इसका एंड होता है। ये ड्यूडिनम का जो ड्यूडिनम है, इसका यह फिक्स पार्ट माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन जेजुनम के साथ ऐसा नहीं। ये थोड़ा मोबाइल होता है, मूवेबल होता है, क्योंकि ये एयर में हंग करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं या डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन है। अब आइए थर्ड पार्ट इलियम में। एज लाइक जेजुनम इट इज आल्सो सस्पेंडेड ऑन द विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय मेसेंट्री। यह भी मेसेंट्री के द्वारा, मेसेंट्री क्या है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच इज अटैच्ड विद द पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसी मेसेंट्री के द्वारा ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से में सस्पेंडेड होता है, चिपका होता है। और इट फॉर्म्स द लोअर 3 पार्ट ऑफ स्मॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर 5th पार्ट बनाता है। 3/5 का मतलब 20 का लगभग 3/5वां भाग, यानी कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि इसकी लंबाई लगभग 12 फीट के करीब निकल के आएगी। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? तो इट बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ जेजुनम। जहाँ सेकेंड पार्ट का एंड यानी जेजुनम का एंड होता है, वहीं से इलियम की बिगिनिंग होती है और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? इलियोसिकल जंक्शन। ये इलियोसिकल जंक्शन क्या है? जैसा इसका नाम हो वैसा इसका काम। इलियो का मतलब इलियम, यानी थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप इलियम के नाम से जानते हैं, वो थर्ड पार्ट का एंड जो है, बड़ी आंत का जो फर्स्ट पार्ट सीकम होता है, वहाँ पर जाकर के मिल जाता है। तो वहाँ पर एक जंक्शन बनता है सीकम और इलियम के बीच में, उसी जंक्शन को हम नाम देते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया? फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द जेजुनम एंड एक्सटेंड्स अप टू द इलियोसिकल जंक्शन। अब इसकी हम ब्लड सप्लाई देखेंगे। तो इसमें ब्लड सप्लाई के लिए मुख्य जो रिस्पॉन्सिबल आर्टरी मानी जाती है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्रांच आर्टरी। इसकी तमाम ब्रांचेज निकल करके ये टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन की एरिया को ब्लड की सप्लाई करती हैं। नर्व सप्लाई देखें। नर्व सप्लाई में मुख्य रूप से ये जो ऑटोनॉमिक की ब्रांचेज हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्व है वो कहाँ से निकलती है? T9 से लेकर के T11 ऑफ स्पाइनल सेगमेंट से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। पैरासिम्पैथेटिक ये वैगस नर्व से निकल करके आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन को नर्व की सप्लाई करती है। इसके आगे एक लास्ट में आपको फोल्ड हम देंगे, जिसको नाम देते हैं मिटिल्स डाइवर्टिकुलम। ये मिटिल साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाइवर्टिकुलम का मतलब फोल्ड कर को सर्च किया था। उसको नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम पर मिटिल्स डाइवर्टिकुलम। ये करता क्या है? ये इंट्रायूटेराइन लाइफ के लगभग 6th वीक के एंड होते होते ये डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन संयोग से, दुर्भाग्य से, जब ये पड़ा रह जाता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो इसके बारे में बताया गया कि परसिस्टेंट फ्रैक्चुलर पार्ट ऑफ बाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब आप पूछेंगे कि बाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। बाइकेलो का मतलब इसेंशियल न्यूट्रिशनल पार्ट फॉर द लाइफ। इनको आप याक साइड से ये डक्ट ले करके
और मिड गट में पहुंचाने का काम करती है। ये डक्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि याक सैक को मिड गट से कनेक्ट करने का काम करती है। यह एक तरह की डक्ट है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं बाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। यानी याक सैक से न्यूट्रिशन को ये लेती है और मिड गट तक पहुंचा देती है। क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि कोई भी न्यूट्रिशन जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर ये दोनों क्रियाएं यदि नहीं होती हैं तो फिर जो थर्ड फेज आता है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर वो लिया गया न्यूट्रिएशन आपके लिए कोई लाभकारी नहीं हो सकता है, यूजलेस हो जाएगा और बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही ये डक्ट है जो याक सैक से न्यूट्रिशन को लेकर के मिड गट तक पहुंचा देती है, यानी इंटेस्टाइन में पहुंचा देती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया वाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। नॉर्मली ये इंट्रायूटेराइन लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ के 6वें सप्ताह में इसको डिसअपीयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका काम खत्म हो जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये यहाँ देखिए, कुछ पॉइंट्स में आपको 5 पॉइंट में बताए गए हैं। इसकी लंबाई लगभग 2 इंच मानी जाए, 2 का इसमें एक सीक्वेंस है। इसकी लंबाई 2 इंच यानी लगभग 5 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ये 2% केसेस सब्जेक्ट्स में पाई जाती है। फिर 2 फीट या 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल बड, इलियोसिकल बड से ये लगभग 2 फीट की दूरी पर होती है। चौथा पॉइंट बताया गया इसका कैलिबर जो होता है वो इलियम के कैलिबर के लगभग इक्विवेलेंट ही होता है। पांचवा इसमें जो बताया गया अपेक्स में बी फ्री और में बी अटैच विथ अम्बिलाइकस, इसका जो अपेक्स है वो या तो फ्री होगा या फिर अम्बिलाइकस से अटैच्ड होगा। इसके बाद इसकी एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल चीज़ है। क्लिनिकली आप देखेंगे कि यदि ये परसिस्ट कर गया, कौन, यही मिक्स डाइवर्टिकुलम यानी वाइकेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, तो रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लिकेशन में बी काज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। नंबर 2, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिवील्स द सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में जब बच्चा रोता है तो फिर फिजिशियन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है डायग्नोसिस बनाना कि अपेंडिसाइटिस है या फिर मिक्स डाइवर्टिकुलम का उपद्रव है। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, डायग्नोसिस बनाने में बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। ये भ्रम पैदा कर देता है कि यहाँ पर अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है। नंबर 3, मे बी इन्वॉल्व इन सो मेनी अदर इंटेस्टाइनल डिजीजेज। जैसा कि बॉडी पार्ट में, किसी बॉडी पार्ट में तमाम डिजीजेज हो सकती हैं, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उनमें एक यह भी बीमारी पैदा कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, जैसे अदर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड का अंत हुआ। अब अगले एपिसोड में हम फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलेंगे।